तो आज इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन है तो आप कहीं पर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। Because I have not taken care to simplify the numbers in every question. First question that we have: what is the pH of a 1 liter sample of a buffer solution containing 0.1 moles of benzoic acid and 0.1 moles of sodium benzoate, to which 0.01 moles of NaOH has been added? तो आप जानते हैं बफर सॉल्यूशंस एक वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस या वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड से बनते हैं। कंपैरेबल कॉन्सेंट्रेशंस लेनी होती हैं और बफर सॉल्यूशंस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को कंज्यूम करने की एबिलिटी होती है। बफर सॉल्यूशन में अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इफेक्टिवली वीक बेस में बदल जाता है। तो वीक बेस के मोल्स बढ़ जाएंगे और कॉन्जुगेट एसिड के मोल्स, वीक एसिड के मोल्स कम हो जाएंगे। तो बेंजोएट आयन के मोल्स 0.01 अमाउंट से बढ़ जाएंगे और बेंजोइक एसिड के मोल 0.01 अमाउंट से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मोल्स आ जाएंगे 0.11 एंड 0.09 रिस्पेक्टिवली। अभी भी कंपैरेबल हैं और अभी भी ये बफर सॉल्यूशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने के बाद भी अगर ये बफर सॉल्यूशन बना हुआ है, इसका मतलब हम हेंडरसन हैसेलबाल्क इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड करके बताइए पीएच कितना आएगा। उससे पहले आपको पी के ए फाइंड करना होगा, माइनस लॉग के ए। 5 माइनस लॉग 6.5। लॉग 6.5 के लिए आप 13/2 करके भी फाइंड कर सकते हो। 6 और 7 के लॉग का एवरेज भी ले सकते हो। अगर मैं एवरेज ले लूं तो 0.81 0.82 के आसपास आएगा, 4.19 pKa वैल्यू। और फिर हेंडरसन हैसेलबाल्क इक्वेशन के अकॉर्डिंग pH is pKa plus log moles of base upon moles of acid। हेंडरसन इक्वेशन मोल्स के टर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लॉग वैल्यूज नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको दी जाएंगी, फिर भी थोड़े थोड़े लॉग वैल्यूज याद होने चाहिए आपको। लॉग 11 और लॉग 9 का यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है। 1.04 एंड 0.96 अप्रोक्सीमेटली होते हैं। इन सबको अगर कंबाइन करें तो 4.27 आ रहा है, विच इज फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। अगर अपन लॉग कैलकुलेशंस अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं तो गलत भी हो सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही गिवन है, इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन सही बैठ रही है। वैसे ऑप्शंस नॉर्मल एग्जाम में इतने क्लोज नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली क्लोज ऑप्शंस हैं। क्लोज ऑप्शंस में या तो एग्जैक्ट लॉग वैल्यूज हमें गिवन रहेंगी, अदरवाइज ऑप्शंस इतने क्लोज नहीं रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है और O2 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। आप लोग ट्राई करिए 30 सेकेंड्स। वैसे तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, जो कुछ है सामने ही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है और वो SO3 की गिवन नहीं है, इसका मतलब SO3 शुरू में नहीं रहा होगा। और बाद में इक्विलिब्रियम पर O2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर है। अगर O2 की कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो SO2 और SO3 की कॉन्सेंट्रेशंस भी आ जाएंगी। इसके लिए अपन को क्या डायरेक्टली O2 की कॉन्सेंट्रेशन का डबल करके SO2 की कॉन्सेंट्रेशन लिख देनी चाहिए? नहीं, चेंजेस को रिलेट करना पड़ेगा। -0.7 का चेंज O2 में है तो SO2 में कितना चेंज होगा? -1.4 का, और SO3 में +1.4 का। यही स्टोइकियोमेट्री है।
फाइनल मोलैरिटीज हो जाएंगी 0.6, 0.8 एंड 1.4 इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज। और यहां से अब अपन कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डायरेक्ट एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहा हूं, 1.4 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर और साथ में है 0.8, करके देखिए कितना आएगा। 6.8 6.8 आ रहा है। यस सर। थोड़ी कैलकुलेशन है पर आना चाहिए। 6.8 आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाकी लोगों को भी मिल रहा है? भावेश? यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये कुछ कंसेप्चुअल लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड लग रहा है। परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स इन वाटर के बारे में सोचना है, कितना परसेंट वीक एसिड आयनाइज हुआ। तो परसेंटेज आयनाइजेशन इंक्रीजेस एज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड बिकम्स लार्जर। क्या ये बात सही है? ज्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट होने का मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड स्ट्रॉन्गर एसिड्स विल टेंड टू डिसोसिएट मोर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। परसेंटेज आयनाइजेशन इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड बिकम्स स्मॉलर। इसके बारे में आपको क्या लगता है? यस सर, वीक एसिड है। करेक्ट। वीक एसिड्स होते हैं तो उनका परसेंटेज तो ये माइग्रेशन ऑफ आयन से रिलेटेड लग रहा है। माइग्रेशन ऑफ आयंस में ये फैक्ट यूज आता है। माइग्रेशन ऑफ आयंस में ये चीज यूज में लेते हैं कि जब वीक एसिड डाइल्यूट किया जाएगा तो नियरली 100% डाइल्यूट डिसोसिएट होने की तरफ जाएगा। बट ये फैक्ट तो एसिड बेस इक्विलिब्रिया से ही रिलेटेड है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, इन द लिमिट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशंस वीक एसिड्स आल्सो डिसोसिएट 100%। फोर्थ क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, लीचे अटेलियर्स प्रिंसिपल पर आधारित होगा। कौन से फैक्टर्स ज्यादा H2S का फॉर्मेशन फेवर करेंगे? ऑब्जर्व करिए, रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट्स गैसेस हैं, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये सारी चीजें आपकी नजर से बचनी नहीं चाहिए। उसके बाद एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NH4HS एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या इससे H2S ज्यादा बन पाएगा? नो सर। नो सर, नो इफेक्ट। नो यस सर। नॉर्मली रिएक्टेंट बढ़ाने से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ऐसा सोचते हैं हम, पर ये तो सॉलिड है। सॉलिड का अमाउंट बढ़ाने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ती। कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, सॉलिड ऐड करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, तो H2S के अमाउंट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सीधा सीधा प्रेशर को घटाने की कोशिश करेगा सिस्टम, स्ट्रेस को अपोज करने के लिए। और प्रेशर को घटाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड्स। बट वी वांट टू फॉर्म मोर H2S, तो ये स्टेटमेंट तो ज्यादा H2S नहीं बनवा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं देखना, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। और टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एक्सटेंट बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड स्टेटमेंट ही मोर H2S फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, चलो इसको भी ट्राई कर लो, 30 सेकेंड्स। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने?
यस सर। तो दोनों रिएक्टेंट्स की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में 0 है और बाद में CO2 बन गया 2.4 मोलर। H2 भी 2.4 मोलर बना होगा। अगर ये दोनों 2.4 मोलर बढ़े हैं तो दोनों रिएक्टेंट्स 2.4 मोलर कम हुए होंगे, मतलब 0.6 मोलर कॉन्सेंट्रेशन फॉर ईच रिएक्टेंट। यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना आसान हो जाता है। कोफिशिएंट सबके 1 है, दैट मेक्स इट स्टिल इजियर। तो ये हो जाएगा 16, फर्स्ट ऑप्शन। आगे होगा आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है और H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड जो कि एक डाइप्रोटिक एसिड है, उसके 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, मतलब सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स गिवन है और ऊपर वाली रिएक्शन तक पहुंचना है। किस तरह से आप डिराइव करेंगे सोचिए। पहले Ka1 Ka2 के कोरिस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लिखते हैं। ऑक्सैलिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में 1 प्रोटॉन लूज करेगा। पॉलीप्रोटिक एसिड स्टेप वाइज प्रोटॉन्स लूज करते हैं। ये Ka1 कहलाएगा। HC2O4 HC2O4 में से H प्लस निकल चुका है, तो ये H2C2O4 माइनस है। तो HC2O4 माइनस में से भी H प्लस लूज होगा, तो ऑक्सिलेट आयन बनेगा। ऑक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 है। सोचो ये रिएक्शन किस तरह से ऑब्टेन हो सकती है। ये एक्चुअली ऑक्सिलेट के आयनाइजेशन की रिएक्शन की ऑपोजिट रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शंस की मदद से मुझे आप 2 और रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स बताइएगा। ऑक्सिलेट आयन प्लस वाटर गिव्स HC2O4 माइनस प्लस OH माइनस। ऑक्सिलेट आयन अपने आप में एक बेस है, तो इस बेस में पहली बार जब प्रोटॉन गेन किया तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप मुझे बता सकते हो क्या? KW/Ka2। देखो ये जो है ना, ये एक बेस है और अभी अपन इसका Kb लिखने जा रहे हैं, Kb1। पर इसका जो Kb है वो इसके कॉन्जुगेट एसिड से रिलेट होगा। इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है, तो Kb1 हो जाएगा KW/Ka2। इसके बाद ये जो HC2O4 माइनस बना है, इसकी भी वाटर से रिएक्शन करा रहा हूं एज अ बेस रिएक्शन कराऊंगा, तो ये फिर से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और OH माइनस आयन बनाएगा। इसको अगर मैं Kb2 बोलूं तो दिमाग लगाओ, अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? इसका कॉन्जुगेट एसिड H2C2O4 है और H2C2O4 के Ka से इसका Kb फाइंड हो सकता है, KW/Ka1। क्या इस तरह की चीजें आप सोच पा रहे हो? ऑक्सिलेट आयन के Kb के लिए HC2O4 माइनस का Ka यूज किया, HCO2 माइनस के Kb के लिए H2C2O4 का Ka यूज किया। अब अगर मैं ये दोनों रिएक्शंस ऐड कर दूं 1+2 अगर करें तो सोचो कुछ चीजें कैंसिल हो सकती हैं क्या इनको ऐड करने पर? KW। नहीं, पहले तो रिएक्शंस को ऐड करो, तो HC2O4 माइनस दोनों साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ऑक्सिलेट +2 water molecules forming oxalic acid
प्लस 2OH माइनस, ऐसी रिएक्शन मिल जाएगी। जब अपन रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, KW अपॉन KA2 इंटू KW अपॉन KA1। अब मैं चाहूंगा आप वो रिएक्शन देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो, ये है क्वेश्चन वाली रिएक्शन और ये है हमने जो डिराइव की है वो रिएक्शन। क्या आपको इन रिएक्शंस में कोई रिलेशन नजर आता है? इनवर्स है। रिवर्स करके लिखी गई है। तो अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और ये K है, तो K1 जो है वो 1/K हो जाएगा, मतलब KA1 KA2 अपॉन KW का स्क्वायर। तो यहाँ पर रिएक्शंस रिलेट करनी पड़ रही हैं, उस सेंस में ये अच्छा क्वेश्चन है। KA1 KA1 K2 की वैल्यूज देखिए, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 6.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और KW का स्क्वायर। तो एक लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, इट शुड बी अ लार्ज वैल्यू। देखिए क्या आती है वैल्यू, वैसे आंसर डिसाइड हो रहा है। 10 की पावर माइनस 28 है या 10 की पावर माइनस 7 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द 21 हो जाएगा। 6.5 इंटू 6.1 इंटू 10 टू द 21, 36 से ऊपर आएगा। सारे ऑप्शंस में 4 दिख रहा है फ्रंट में, बस 10 की पावर देख लो, फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। 4 इंटू 10 टू द पावर 22 के आसपास आनी चाहिए ये वैल्यू। हाँ संगम बोलो। सर अब जैसे हम एक फॉर्मूला होता था डाइप्रोटिक एसिड्स के लिए, हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2 ब्रैकेट में, तो वो तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के पीएच का फॉर्मूला होता है। कोई एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है उसके सॉल्यूशन के पीएच का फॉर्मूला है। जैसे अगर आपको NaHCO3 का सॉल्यूशन दे रखा हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन 0.1 मोलर, और इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो ये बाइकार्बोनेट आयन है जो कि एम्फीप्रोटिक है। यस सर। इस तरह का एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस जो एक डाइप्रोटिक एसिड के डिसोसिएशन से बनता हो बीच में, उसका अगर सॉल्यूशन दे रखा है तो उसके सॉल्यूशन के पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2। तो वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में रिजल्ट है। इसका सॉल्यूशन अगर दे रखा है जैसे ये है, तो इसके पीएच के लिए आप pKa1 और pKa2 फाइंड करके उनका एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें तो आपको बस रिएक्शंस लिखनी है, रिलेट करनी है और सोचना है कि इस वाली रिएक्शन तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, हाँ डी ऑन बोर्ड। सर इसमें अगर अपन 3 इक्वेशन लिख के मतलब 2 तो ये जो इसने दी हुई है सर K1 और K2 वाली इक्वेशन, और एक वाटर की आयनाइजेशन की इक्वेशन को इन्वर्स करके और फिर उसका स्क्वायर करके सर उससे अगर K निकाले तो उससे भी आंसर सेम आ रहा है, तो वो चलेगा सर वो मेथड? हाँ हाँ चलेगा, किसी भी तरीके से, किसी भी मैनिपुलेशन से अगर आप गिवन रिएक्शन तक पहुंच पाते हो फिर सही है, पर रिएक्शन सही मिलनी चाहिए, जो डिजायर्ड है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 सॉल्यूशंस हैं, एक HNO2 का, एक NaNO2 का। उनके कितने वॉल्यूम चाहिए ताकि 500 ml बफर सॉल्यूशन बन जाए जिसका pH 3 हो, जबकि HNO2 का Ka ये होता है। ठीक है, मतलब इन दो के डिफरेंट सॉल्यूशंस थे। अगर एक का वॉल्यूम x ml था तो दूसरे का डेफिनेटली 500 माइनस x ml रहा होगा, और इनको मिक्स किया ताकि 500 ml का सॉल्यूशन बन जाए और उसका pH 3 हो। ट्राई करिए, 30 सेकेंड्स ट्राई करें। pKa वैल्यू तो फाइंड करनी ही पड़ेगी, तो पहले pKa फाइंड कर लेते हैं। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का माइनस लॉग 4 आपको याद ही होगा,
तो ये 3.4 आ जाएगा। pKa 3.4 है, pH 3 है। आपको याद रहना चाहिए बफर सॉल्यूशन का pH जो है वो pKa के आसपास रहता है, ±1 की रेंज में रहता है। ये है HNO2 के सॉल्यूशन का ओरिजिनल मोलैरिटी और ये है उसका वॉल्यूम। तो HNO2 के जो मोल्स होंगे वो वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करने पर आएंगे 0.2x मिलीमोल्स। नाइट्राइट आयन जो कॉन्जुगेट बेस है उसके सिमिलरली हो जाएंगे 0.2 टाइम्स 500 माइनस x मिलीमोल्स। क्या हेंडरसन इक्वेशन में अपन मोल्स भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? उसका जवाब है डेफिनेटली कर सकते हैं। pH is equal to pKa plus log moles of conjugate base upon moles of acid। करिए, pH की वैल्यू 3, pKa की वैल्यू 3.4 प्लस log बेस अपॉन एसिड, जब किया तो मोलैरिटीज कैंसिल हो रही हैं, 500 माइनस x अपॉन x। एंटी लॉग ले पाओगे इसका? -0.4 आ रहा है लेफ्ट में, इसको कैसे मैनिपुलेट करोगे? -1 + 0.6 लिख सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं सोचने के। -1 is 10 to the power -1 का log and 0.6 is log of 4 into 10 to the power -1। दोनों साइड log होने के कारण log हटेगा, 500 माइनस x अपॉन x 0.4। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 500 अपॉन 1.4 आएगी। 500 अपॉन 1.4 7/5 2500 अपॉन 7। यही वॉल्यूम है। इसको कन्वर्ट करके देखिए डेसिमल्स में कितना आता है। 3405 357 के आसपास आ रहा है। एक का वॉल्यूम 357 एसिड का और बेस का वॉल्यूम 500 में से सब्ट्रैक्ट करके 143 ml। फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। कितने लोग पहुंच पाए इस आंसर तक? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है वृंदा, कोई प्रॉब्लम? मिल गया था आंसर? नव्या? यस सर, मिल गया था आंसर। ओके। सॉल्यूशन है NaZ का, pH है 8.9, Ka फाइंड करना है। NaZ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? HZ तो वीक एसिड है, NaZ में उसका कॉन्जुगेट बेस है, या एक तरह से कह सकते हैं सॉल्ट है। सॉल्ट है NaOH और HZ का, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू जाना चाहे तो फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको इस तरह के सॉल्ट्स के pH का फॉर्मूला याद है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट्स के pH का फॉर्मूला हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C0। इस फॉर्मूला से भी अपन जा सकते हैं। और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, बेसिक्स से भी जा सकते हैं। pH 8.9 है, 2 भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं। pKw 14 है, pKa फाइंड करना है। C0 है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से pKa की वैल्यू देखिए कितनी आती है, 13। 17.8 माइनस 13 ये हो जाएगा 4.8। 4.8 हो जाएगा। 4.8 का मतलब ये निकलता है कि जो Ka आएगा उसमें 10 की पावर -5 रहेगी, अगर आपको अंदाजा लग पाता हो तो। आंसर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। और अगर आप एंटी लॉग लेना चाहते हो तो एंटी लॉग लेके फाइंड कर लो। वैसे ऑप्शंस देखकर समझ में आ रहा है। log Ka is -4.8, समहाउ इसको स्प्लिट करो, -6 + 1.2 भी कर सकते हैं। 10 की पावर -6 और ये जो है ना ये log 16 होता है।
तो यहां से भी वही चीज आ जाएगी। ठीक है, देखो अगर पीएच जो है ऐसे हो 3.9, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो 10 की पावर -4 के ऑर्डर में होगी। ये जो नंबर है ना, इसमें एक ऐड कर दो और 10 की पावर नेगेटिव ही होती है, इसके ऑर्डर में होगी। ऑर्डर का मतलब ये जो नंबर है ये 1 से 10 के बीच में होगा। इस तरह से अपन को थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। ऐसे अगर pKa आ रहा है 7.7, इसका मतलब Ka जो है वो 10 की पावर -8 के ऑर्डर में आएगा। फ्रंट वाला नंबर 1 से 10 के बीच में रहेगा। और अगर 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है तो आप मार्क कर सकते हैं। पर ये सब चीजें के बारे में आप कॉन्फिडेंट तभी हो पाओगे जब आपने ये चीजें पहले अप्लाई की हुई हैं और आप पहले सही साबित हो चुके हो। अदरवाइज आप डरोगे अप्लाई करने से। एंटी लॉग लेने में ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर ऑप्शन ही वेल सेपरेटेड है तो अपन डायरेक्टली मार्क करने के लिए जा सकते हैं। 9th question, what is the pH of a solution made by adding 0.41 grams of sodium acetate to 100 ml of 0.1 molar acetic acid? ये acetic acid ही है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। अगेन इस कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है, क्या लग रहा है आपको? एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड, क्या बनने वाला है? बफर सॉल्यूशन। ट्राई करिए। तो आपको मोलर मास भी दिया हुआ है, थोड़ा टाइम वहां पर सेव हो जाएगा। मोल्स तक पहुंचना है। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 10 मिली मोल्स आ रहे हैं। अगर आप मिली मोल्स में वर्क करना चाहो तो आप सोडियम एसिटेट का मास मिलीग्राम्स में लिख लेना। 410 मिलीग्राम्स, 82 मिलीग्राम्स पर मिली मोल। डिवाइड किया तो 5 मिली मोल्स आ रहा है। ये एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस। अब तो हो जाना चाहिए। pKa की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए तो याद ही रख लेनी चाहिए, पहले मल्टीपल टाइम्स हमने फाइंड की थी। pKa प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। आप देखोगे ये log 1/2 आ रहा है, विच इज -log 2। लॉग में जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना ही लाइफ इजियर लगेगी इस चैप्टर में। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस स्मार्टली कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 4.44 आंसर आ रहा है। मिल गया था आंसर? 10th question, यस सर। which compound is the most soluble in water? सिल्वर के ही वेरियस कंपाउंड्स हैं, कौन ज्यादा सॉल्यूबल है? क्या ये सिर्फ KSP देखकर बता दें? जिसका KSP सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो डिराइव भी हो जाता है। AgCl के लिए तो √KSP आएगा, जो कि 1.3 समथिंग इंटू 10⁻⁻5 आएगा मोल्स पर लीटर। सेकेंड वाले कंपाउंड के लिए आप देखोगे 4 टाइम्स S³ की वैल्यू KSP के बराबर आएगी। इस तरह के एक्सप्रेशंस क्रिएट कर पाओगे ना रिएक्शन लिखकर? x मोल्स पर लीटर सॉल्युबिलिटी ऐसा मानकर भी एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। S2 की वैल्यू जो है 8.5 इंटू 10⁻12/4 का क्यूब रूट हो जाएगी। फ्रंट वाला नंबर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सॉल्युबिलिटी 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻4 आएगी। ऐसे ही अगर आप AgBr के लिए जाओगे तो AgBr के लिए तो आसान है, √KSP करना पड़ेगा। √54 इंटू 10⁻4, तो ये तो 10⁻⁻7 के ऑर्डर में आ रहा है। 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻7 मोल्स पर लीटर। और सिल्वर फॉस्फेट के लिए अगर देखें तो 3 का क्यूब होता है 27। 27x⁴ इज इक्वल टू KSP आएगा, विच इज
89 into 10 to the power minus 18। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी जो है वो फोर्थ रूट लेने पर आएगी। 8900 अपॉन 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 भी कर सकता हूँ, इसका फोर्थ रूट। तो ये कितना हो जाना चाहिए फोर्थ रूट? 27 into 3 is 81, 80, 330 into 10 to the power minus 20 का फोर्थ रूट है, इसका फोर्थ रूट into 10 to the power minus 5 आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन तो है, लेकिन अगर अपन सारे नंबर्स देखें, ये 10 की पावर माइनस 5 है, ये 10 की पावर माइनस 4 है, माइनस 7 है, ये 10 की पावर माइनस 5 के ऑर्डर में ही आएगा। ये फोर्थ रूट जो आएगा ये 1 से 10 के बीच में आएगा। तो सिर्फ 10 की पावर देखकर भी जजमेंट ले सकते हैं सेकेंड कंपाउंड शुड बी द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट क्यूब रूट वगैरह लेने में दिक्कत आ रही है तो 10 की पावर्स देखकर कई बार आंसर मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट थी। 11th क्वेश्चन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में H2CO3 के साथ साथ H2CO3 के साथ साथ HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोलर होनी चाहिए। सोल्यूशन एक बफर सोल्यूशन है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें HCO3 माइनस भी प्रेजेंट होगा। फिर जब अपन NaOH ऐड कर रहे हैं तो वो इस एसिड को पहले कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, NaOH ऐड किया है 0.005 मोलर। ऐड करने के बाद H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 0.095 मोलर। और HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जितना स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं उतना ही वीक बेस बढ़ाना होता है और उतना ही कॉन्जुगेट एसिड कम करना होता है। तो वीक बेस बढ़ा दें तो वो 0.105 मोलर हो जाएगा। तो ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर एडिंग NaOH। अगर हम इनके डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखें, कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन, तो Ka का एक्सप्रेशन बनता है बाइकार्बोनेट आयन अपॉन कार्बोनेट आयन इनटू हाइड्रोनियम आयन। और क्योंकि इनके चेंजेस नेग्लिजिबल होते हैं इसलिए ये वाली कॉन्सेंट्रेशंस इनिशियल के बराबर ही ली जाती हैं। इन द इनिशियल सॉल्यूशन में H2CO3 और HCO3 माइनस बराबर हैं तो ये वाला टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और जो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो Ka के बराबर हो जाएगी, pH pKa के बराबर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू गिवन है ये Ka की ही वैल्यू गिवन है। और जब अपन NaOH ऐड कर चुके हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशंस हो चुकी हैं। अब यही सेम इक्वेशन हम फिर से अप्लाई करते हैं। Ka की वैल्यू 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.105, H2CO3 की 0.095 इंटू हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो ये एक कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे डेसिमल हटाएं, नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये 95/105 बन जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 7। 5 से कैंसिल करें तो 19 और 21 टाइम्स 21, फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा
और ये 3.8 इंटू 10⁻⁻7 मोलर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये गलती थी, इस गलती के सही किए बिना ये सॉल्व नहीं होगा। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन 3.8 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। हाँ संगम बोलो। सर यहाँ पर हमने के फाइंड करने के बाद में फिर क्या स्टेप किए ये समझ में नहीं आया। के तो फाइंड कर लिया, हाइड्रोनियम और के बराबर होंगे और द इनिशियल बफर सोल्यूशन, क्योंकि शुरू में जो बफर सोल्यूशन है उनमें इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हैं। उसके बाद अपन जब NaOH ऐड कर चुके थे फाइनल सोल्यूशन बनने के बाद, तब ये कॉन्सेंट्रेशंस हो गई थी। इन कॉन्सेंट्रेशंस को भी वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और अच्छा। के की वैल्यू जो अपन पहले फाइंड कर चुके हैं वो यहाँ रख रहा हूँ। अब नई हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, क्योंकि जब अपन NaOH ऐड कर देंगे तब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ओके सर, ठीक है। एक बार आप खुद से फिर से ट्राई कर लेना। 12th क्वेश्चन, which two of the following compounds represent a pair of enantiomers? तो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं ये बिहाइंड द प्लेन जा रहे हैं, ठीक है। आप इसमें ये दोनों ग्रुप्स अबव द प्लेन आ रहे हैं, इसमें एक बिहाइंड है एक ऊपर है, इसमें ये वाला बिहाइंड द प्लेन है और ये ऊपर है। तो इसमें से कौन से दो मॉलिक्यूल्स एनेंशियोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या लगता है आपको? 3 and 4। 3 and 4। अगर इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को पूरा 180 डिग्री से पलट दें, 180 डिग्री से ऐसे पलट दें, तब क्या होगा? जो OH माइनस प्लेन के पीछे है, क्या वो प्लेन के पीछे ही रहेगा? OH माइनस ऐसे प्लेन के पीछे है, और अगर इस मॉलिक्यूल अभी पीछे की तरफ है, इसको ऐसे पलट दूं तब तो ऊपर की तरफ आ जाएंगे ये OH ग्रुप्स। ऐसे सिचुएशन में 1 और 2 सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 और 2 तो सेम हो गए, 1 और 2 एनेंशियोमर्स नहीं है। 2 और 3 हो नहीं सकते, क्योंकि एक पर कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रहा है, एक पर ऑपोजिट दिख रहा है, तो ये तो डायस्टीरियोमर्स ही हो सकते हैं। और वैसे भी 2 और 3 में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा है, तो ये तो सेम ही हो गए एक्चुअली। 2 और 3 तो सेम ही हो गए, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये तो मीजो कंपाउंड हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ में कोई सिमेट्री भी नहीं है और एक दूसरे के मिरर इमेज है। थर्ड ऑप्शन सही होगा सर। क्या? हाँ बोलो। सर मीजोफॉर्म किसे कहते हैं, एक बार आप बता दोगे? मीजोफॉर्म ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कायरल सेंटर्स तो होता है, लेकिन मॉलिक्यूल अकायरल होता है। जैसे ये सेकंड नंबर का मॉलिक्यूल है, इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है। इसके अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन है जो छुपाया हुआ है, ठीक है। इस कार्बन पर भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये दोनों कार्बन कायरल हैं, लेकिन फिर भी इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। इस वजह से ये अपने मिरर इमेज पर सुपरपोज हो जाएगा। तो कायरल सेंटर्स होने के बावजूद जो अकायरल हो, मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ना करे, वो होता है मीजो कंपाउंड, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, विच मिक्सचर फॉर्म्स बफर सॉल्यूशंस? इसमें से कौन से मिक्सचर्स बफर सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये HF, ये NaF मिक्स कर रहे हैं। इनको मिक्स करेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, बाद में सेम वॉल्यूम में आ जाएंगे। तो क्या मिक्स करने के बाद भी इनकी कॉन्सेंट्रेशंस कंपैरेबल रहेंगी? डेफिनेटली रहेंगी, और ये बफर सॉल्यूशन होगा। HCl और एसीटेट आयन, क्या इसको मिक्स करने से बफर सॉल्यूशन बन सकता है?
सेकेंड वाले केस में अगर आप HCl के मोल्स देखें तो 40 मिलीमोल्स हैं, और सोडियम एसिटेट के लिए टोटल मोल्स देखें तो 80 मिलीमोल्स हैं। देखने में तो लगता है पहली बार में कि शायद ये बफर नहीं बनेगा, पर जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिक्स कर रहे हो, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हो, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बफर बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो वीक बेस अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ये रिएक्शन भी नियरली 100% आगे जाती है। तो अगर वीक बेस बच जाए और उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाए तो बफर सॉल्यूशन बन सकता है, जैसा कि यहां पर हो रहा है। वीक बेस बच रहा है और उसका कॉन्जुगेट एसिड भी इक्वल अमाउंट में बन चुका है। इस स्टेज पर यह सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। इन सॉल्यूशंस को मिक्स करते करते ही ये रिएक्ट कर जाएंगे, और जैसे ही मिक्सिंग कंप्लीट होगी वैसे ही आप देखोगे HCl बचेगा ही नहीं, लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड बचेंगे और बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या थर्ड वाले कॉम्बिनेशन में बफर बनेगा? हाँ, डेफिनेटली बनेगा। यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, तीनों में बन रहा है। फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है। 14th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में भी किया हुआ है। वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहे हैं। वीक एसिड का Ka गिवन है, वीक बेस का K भी गिवन है, वाटर की ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन भी गिवन है। ये तो कर लोगे। किस तरह से होगा ये? हाउ कैन वी ऑब्टेन रिएक्शन 1? रिएक्शन 1 कैसे मिलेगी? सेकंड और थर्ड को ऐड करके फोर्थ उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन इज सेकंड प्लस थर्ड माइनस फोर्थ, मतलब Ka इंटू Kb अपॉन Kw। माइनस करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवीजन में चला जाएगा। 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो देखो ये किस पावर में आ रहा है? ये 10 की पावर 5 या 6 के ऑर्डर में जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करके देखना। डी ऑन कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फ्लोराइड के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया, फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। ये तो आसान है, कैलकुलेट करके बताएं। अगर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन x क्रिएट होगी तो फ्लोराइड आयन की 2x क्रिएट होगी, और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनता है x जो 2x का होल स्क्वायर इस Ksp। तो 10 की पावर सब में सेम ही है चारों ऑप्शंस में, इसलिए अपन ज्यादा चांस नहीं ले सकते। 3.9 इंटू 10 टू द पावर 11 दिख रहा है यहाँ, ये 4x क्यूब है। x क्यूब की वैल्यू 39/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आ रही है। ये ऑलमोस्ट 10 आ रहा है, और लेना पड़ेगा क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, और 10 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शंस देखें तो 2.1 होना चाहिए x की वैल्यू। कर पाए थे? सॉरी, एक तो x है, ये तो x है, अपन को मार्क करना है 2x। तो
यहाँ पे भी केयरफुल रहना पड़ेगा, आंसर डबल करके मिलेगा 4.2 इंटू 10⁻⁴। तो कई बार जोश जोश में x मिलते ही अपन को लगता है आंसर आ गया, आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर केयरफुल रहिए, अदरवाइज सही करने के बाद भी नेगेटिव हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, ये आसान है, केपी और केसी किस में बराबर होगा, इसके लिए क्या देखते हैं, डेल्टा एन जी शुड बी 0, नंबर ऑफ गैस मोल्स शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स, और वो कौन से रिएक्शन में दिख रहे हैं, फोर्थ रिएक्शन में। 17th क्वेश्चन, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इसमें तो डेल्टा एन जी 0 नहीं है, राइट साइड में गैस मोल्स ज्यादा हैं, पर पूछ रहा है कौन से चेंजेस केपी को अल्टर करेंगे। बस इतना पढ़ते ही दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। केपी को सिर्फ और सिर्फ कौन बदल सकता है, टेम्परेचर, बाकी सबके बारे में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 18th क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे सूटेबल बेस कौन सा रहेगा, और पीएच प्रिपेयर करना है 11, पीएच वैल्यू चाहिए 11। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे डिसाइड होते हैं, तो पीके +1 और -1, राइट। तो पीके बी फाइंड करें, पीके बी से पीके ए फाइंड करें, और वो देखें कि पीके ए +-1 की रेंज के अंदर 11 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो सिलेक्टेबल है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा क्लोज आए पीके ए के, जो पीके पीएच वैल्यू के सबसे क्लोज रहे, वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन तो है, हालांकि मुझे कुछ चीजें याद हैं, जैसे अमोनिया के लिए याद है 4.74 आता है, एनिलीन के लिए आप फाइंड कर सकते हो माइनस लॉग लेकर, तो ये आ जाएगा 9.4। मिथाइल अमीन के लिए फाइंड करके बताओ, पीकेबी फॉर मिथाइल अमीन 44 इंटू 10⁻⁵, फोर इंटू 11.6 प्लस 1.04, 4 और लॉग 11 की वैल्यूज हैं, 1.64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.36 आ जाएगा, 3.36। और फिर पेरिडीन के लिए, पेरिडीन वैसे तो सूटेबल नहीं रहेगा क्योंकि इसका पीके भी ही इतना बड़ा आएगा, तो पीके तो छोटा ही आएगा, लेकिन फिर भी फाइंड कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। पीके बी माइनस लॉग 17 इंटू 10⁻⁻10, 10 माइनस लॉग 17, तो ये 8.77 आएगा अगर आप मेहनत करके यहाँ तक पहुंचोगे तो ये है पीकेबी वैल्यूज। अब सोचिए इनके कॉन्जुगेट एसिड्स के पीकेए वैल्यूज क्या होंगे, इन सबको 14 में से सब्ट्रैक्ट करिए, 4.6, 10.64 और ये हो जाएगा 5.23। किसके +-1 की रेंज में 11 आ रहा है, इसके +-1 में नहीं आ रहा है, इसके +-1 में नहीं आ रहा, इसके +-1 में आ रहा है, इसके +-1 में भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं है काम का, तो एक ही सिलेक्टेबल है, बस वही सिलेक्ट करेंगे, मिथाइल अमीन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, which saturated solution has the highest hydroxide ion concentration, चलो ट्राई करो 30 सेकेंड्स। तो ये है हाइड्रोक्साइड्स AlOH होल थ्राइस। ठीक है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 3x, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा और तभी आएगा इसके बराबर 1.8 इंटू 10⁻32। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है,
आप लोगों ने। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आप इन तीनों के फॉर्मूलाज देखो तो तीनों के फॉर्मूलाज एक जैसे फॉर्म में हैं, एक जैसे फॉर्म में हैं। ऐसी सिचुएशन में जिसका KSP सबसे बड़ा होगा उसी के लिए हाईएस्ट OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ फॉर्मूलाज हैं। और KSP जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा है इन तीनों में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, फेरस हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है। सेम फॉर्मूला हो, सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला हो और KSP ज्यादा हो तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरीली टाइम खराब होगा। 21st क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। प्रेसिपिटेशन पर डिसीजन लेना है, आप डिसाइड करके देखो। पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में लेड आयंस के मोल्स मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं 0.6 मिली मोल्स, और ब्रोमाइड आयन के मोल्स मिल रहे हैं अगेन मल्टीप्लाई करके 0.03 इंटू 5 किया तो 0.15 मिली मोल्स आ जाएंगे, और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 150 ml। अब इससे वापस डिवाइड करना पड़ेगा 0.6 को भी 150 से और 0.15 को भी 150 से। तो अगर करें ऐसा तो देखो कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4 मोलर आ रहा है क्या, या -3 मोलर आ रहा है। और ये आ जाएगा 10⁻³ मोलर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और फिर इन दोनों से आपको QSP की वैल्यू फाइंड करनी है। वो जाएगा लैड इंटू ब्रोमाइड का स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 10⁻10 आ रहा है। तो ये तो QSP की वैल्यू KSP से छोटी आ रही है, इसका मतलब नो प्रेसिपिटेशन। अब सेकेंड मिक्सचर में मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, लेड आयन के मोल्स। अच्छा ये इसमें आसान हो जाएगा, मोल्स तक जाने की जरूरत नहीं है। सोचो दोनों के वॉल्यूम बराबर है ना, बराबर वॉल्यूम लेकर मिक्स करोगे तो कॉन्सेंट्रेशंस कैसी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। तो ये 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और सेकेंड वाला जो है वो 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ से QSP, ध्यान रहे ब्रोमाइड को स्क्वायर करके फाइंड करना है, और यहाँ से भी ये KSP से छोटा ही आने वाला है, पूरी संभावना लग रही है। 9 इंटू 4 इज 36, ये भी KSP से छोटा है। दोनों ही केसेस में छोटा वैल्यू, मतलब नो प्रेसिपिटेशन इन बोथ केसेस। थोड़ी कैलकुलेशन है, मिल गया था आंसर? उमंग कर पाए थे? यस सर। 23rd क्वेश्चन पर आते हैं। 22nd क्वेश्चन पहले, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है, तो ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, दोनों तरफ से सिचुएशन एक जैसी दिख रही है। चलिए अब सवाल है प्रायोरिटीज डिसाइड करने का। पहले इस कार्बन पर, ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ देखा जाए तो इस पे
ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन 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 ही माना जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से डिसीजन लेते हैं, जानते हो ना आरएस नेमिंग में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस देते हैं। फिर 1 से 2 से 3 घुमाओ, स्टीयरिंग किस तरफ घूम रहा है, स्टीयरिंग घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एस बोलते हैं, पर एच जो है अभी व्यूअर की तरफ आ रहा है तो इसको आर बोलेंगे। चलिए ये आर हो गया, और ये भी आर ही होना चाहिए क्योंकि अगर ये आर नहीं होगा एस होगा तब तो ये मीजो कंपाउंड बन जाएगा, ये भी आर होना चाहिए। फिर भी डिसाइड करके देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 से 2 से 3 स्टीयरिंग फिर से किस सेंस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और एच बाहर निकल रहा है तो एस की जगह आर बोलेंगे, 2R 3R, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, हाँ संगम बोलो। सर इसमें हमने 2 और 3 की नंबरिंग कैसे डिसाइड करी, एक बार बताना। देखो इसमें नंबरिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्चुअली नंबरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये दोनों तरफ से सिमेट्री है ना, आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों तरफ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ओके। 23rd क्वेश्चन, इनमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है तो किस तरह से करें। इधर ये क्लोरीन वाला कार्बन नीचे नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन वाला कार्बन ऊपर नजर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में अपन पूरे स्ट्रक्चर को पेपर के प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में पेपर के प्लेन में रोटेशन तो अलाउड होता है, ये Cl ऊपर पहुंच जाएगा, ये H नीचे आ जाएगा, ये Me इधर लेफ्ट में ऊपर, OH लेफ्ट में नीचे, Me राइट में नीचे, H राइट में ऊपर। इस तरह की सिचुएशन हो गई, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब दोनों में समानता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। देखो ये Cl इधर लेफ्ट में दिख रहा है, तो इसको लेफ्ट में लाने की कोशिश करते हैं, इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं और इसको इधर लाएं। आप जानते होंगे फिशर प्रोजेक्शन में किस तरह के रोटेशंस अलाउड होते हैं। एक टर्मिनल कार्बन के अबाउट इस तरह से ग्रुप्स को इंटरचेंज करने पर भी कॉन्फ़िगरेशन सेम बना रहता है। अच्छा, साथ साथ एक और चेंज करने के बारे में सोचते हैं, इसमें ये OH राइट में दिख रहा है तो इस तरफ रोटेट करते हैं, इसको राइट में लाने की कोशिश करते हैं, Me इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो ये दोनों काम एक साथ कर देते हैं। तो H ऊपर, Cl लेफ्ट में, Me राइट में, OH राइट में, Me नीचे, H लेफ्ट में। कोशिश यही थी कि दोनों में एक जैसा अरेंजमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाए, देखा जाए कि ऐसा हो सकता है या नहीं। और जब मैंने कोशिश करी तो सेम अरेंजमेंट अराइज हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल। और दूसरा तरीका ऑब्वियसली RS कॉन्फ़िगरेशन से है। अगर आप इस तरह के रोटेशंस में कंफर्टेबल नहीं है तो RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो, दोनों कार्बन्स पर एक जैसे कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएं तो फिर आइडेंटिकल, और एकदम ऑपोजिट मिले तो एनेंशियोमर्स, एक पर सेम मिले एक पर ऑपोजिट मिले तो डायस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इनको नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। डायस्टीरियोमर्स की एक कैटेगरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोलेंगे। 24th question, an example of a molecule which is chiral but does not contain chiral carbon atom is, तो मीजो लगा दिया तो कायरल होगा ही नहीं, रूल्ड आउट। इसमें तो कायरल सेंटर है, इसमें भी कायरल सेंटर है, ये आंसर होगा 2,3 पेंटाडाइईन, ठीक है ना, 2,3 पेंटाडाइईन। तो सेकंड और थर्ड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है,
बचा एक और कार्बन 1 2 3 4। वो कार्बन जो है वो एक डिफरेंट प्लेन में होगा। एलीन्स होते हैं सब्स्टिट्यूटेड एलीन्स, आपको बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। सब्स्टिट्यूटेड एलीन्स नॉन प्लेनर होते हैं, और अगर टर्मिनल पोजीशंस पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे रहें, ये दोनों आपस में डिफरेंट हों, ये दोनों और ये दोनों भी आपस में डिफरेंट हों, तो फिर ये कायरल हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा, ऑल्दो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। थर्ड ऑप्शन। 25th क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर जो अभी आपने बोला था ना 23 में मतलब आरएस से कर सकते हैं, तो उसमें जैसे हाँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2r 3s आ रहा है और है ना सेकंड में 2s 3r आ रहा है। नहीं, तो आप नंबरिंग सही करो ना, आप नंबरिंग पहले सही करो। यहाँ पर ये जो है इससे यहाँ से कर रहे हो ना नंबरिंग, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर सेकंड कार्बन ये है, यहाँ पर सेकंड कार्बन ये है। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है या नहीं? सेम आ रहा है और इन दोनों पे भी सेम आएगा, तो फिर ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? Yes. The specific rotation of pure R2-butanol is -13.5 डिग्री। वैसे यूनिट्स बताने की भी जरूरत नहीं होती है, डिग्री भी नहीं लिखते। The percentage of S2-butanol in a mixture of two enantiomeric forms is the specific rotation of this mixture is -5.4 डिग्री। पूरे मिक्सचर का -5.4 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब R फॉर्म डोमिनेंट है, पर S फॉर्म का परसेंटेज पूछा है। अगर S फॉर्म मिक्सचर में X मोल फ्रैक्शन के साथ हो और R फॉर्म, तो R फॉर्म का मोल फ्रैक्शन 1 - X हो जाएगा, और ये दोनों अपना अपना मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही कंट्रीब्यूशन देते हैं स्पेसिफिक रोटेशन में। अगर इसका मोल फ्रैक्शन X है तो इसके स्पेसिफिक रोटेशन को X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका 1 - X है तो -13.5 को 1 - X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनके स्पेसिफिक रोटेशंस मोल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज किए जाते हैं, और फिर ये सब मिलाकर -5.4 आना चाहिए। ये तो लिखने में कंफर्टेबल हो, आप लिख लेते हो इस तरह से। एक के मोल फ्रैक्शन को उसके स्पेसिफिक रोटेशन से, दूसरे के मोल फ्रैक्शन को उसके स्पेसिफिक रोटेशन से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो और नेट स्पेसिफिक रोटेशन के इक्वेट करो। 13.5 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 2x - 1 और -5.4 है। 1 - 2x की वैल्यू हो जाएगी 5.4 अपॉन 13.5। देखो कुछ कैंसिलेशन होते हैं क्या? 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, फिर 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल हो रहा है, 0.4। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू जो है ना वो 0.3 आ जाएगी। मतलब ये जो मिक्सचर है इसमें 30% S फॉर्म है, 70% R फॉर्म है, 30% S फॉर्म है। क्वेश्चन का आंसर होगा 30। ठीक है, अभी फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस लिए मैंने। हाँ संगम बोलो। सर अब जैसे जो हम इसमें उल्टा चलते हैं कि हमें परसेंटेज ऑफ एनांटियोमेरिक एक्सेस दे दिया, फिर उससे मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। परसेंटेज ऑफ एनांटियोमेरिक एक्सेस तो एक अलग मतलब चीज हो जाती है। अच्छा ओके, वो एक्सेस में कितना है वो बताते हैं। जैसे R फॉर्म 70% है और S फॉर्म 30% है, तो R फॉर्म जो है ना वो 40% इन एक्सेस है। ठीक है, ओके ये तो इनके परसेंटेजेस है मिक्सचर में। एनांटियोमेरिक एक्सेस तो R फॉर्म का 40% है, वो एक अलग चीज होगी, उसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर वो 40% एक्सेस में दे रखा है तो इस तरह से सोचो कि एक फॉर्म के मुकाबले दूसरे फॉर्म का परसेंटेज 40% ज्यादा है, तो हो जाएगा वो क्वेश्चन भी। आप क्वेश्चन लेकर आएंगे तब अपन उससे डील करेंगे। यस सर। सर एक जो क्वेश्चन 4 था NH4HS वाला, हाँ उसमें क्वेश्चन ने लिखा था कि ये मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो
अगर उसमें इक्विलिब्रियम पे नहीं होता फिर हम सॉलिड NH4HS का क्या अमाउंट को वेरी करते तो फिर क्या होता, तब भी कोई चेंज होता या नहीं होता? इक्विलिब्रियम पर तो नॉर्मली माना ही जाएगा, अगर मैं नहीं मेंशन है तो भी इक्विलिब्रियम पर ही अज्यूम करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। अगर NH4HS इनसफिशिएंट अमाउंट में एडेड था, पहले बहुत कम ऐड किया था और इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाया था, ऐसा भी हो सकता है कि NH4HS बहुत कम ऐड किया और इक्विलिब्रियम ही ना अटेन हो पाया हो, तो फिर NH4HS को ऐड करने से फिर रिएक्शन और आगे जाएगी, बिकॉज इट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रही है? अगर NH4HS इतना कम ऐड करें कि NH3 और H2S सफिशिएंट अमाउंट में बन ही ना पाए कंटेनर में, जिससे कि QP की वैल्यू KP के बराबर आ जाए, तो फिर NH4HS को ऐड करने से रिएक्शन और फर्दर आगे जाएगी। लेकिन ऐसा अपन अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही गिवन होगी। ठीक है सर लेकिन अब जैसे मैं ये भी सोच रहा था कि अगर हमने 100 kgs ऑफ NH4HS ले लिया तो भी उसमें कॉन्सेंट्रेशन उनकी फिक्स्ड ही रहेगी NH3 या H2S में? हाँ, NH3 और H2S की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड ही रहेगी इक्विलिब्रियम पर, चाहे 100 kgs लो या 1 kgs लो। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो दोनों केसेस में कॉन्सेंट्रेशन सेम आएंगी। ओके ठीक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।